हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम जो आपको अभी भैया देखो जो 10th की केमिस्ट्री है, आपकी 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल करके एक चैप्टर है। उसी चैप्टर का हम आज आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने क्या किया था, आपको जो पार्ट बताए हैं उसमें आप लोग पहले उसको जाकर के बढ़िया तरीके से देखें, तब आगे वाले पार्ट ही आपको समझ में आएंगे। ये तीसरा लेसन है केमिस्ट्री का। पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। दूसरा लेसन है आपका अम्ल क्षार एवं लवण, वो भी आपको पढ़ाया जा चुका है। उसको भी आप यूट्यूब के चैनल पर जाकर के बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक आपको हम बता रहे, देखिए कि जो अभी तक आपको क्लास का लेक्चर मिला करता था वो 10-11 बजे के बीच में अपलोड हुआ करता था। अब आपको जो टाइमिंग है उसमें हमने थोड़ा बदलाव किया है और आपको अब मॉर्निंग टाइम में 6 बजे ही जान लीजिएगा आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपके चैनल्स पर। तो वहां पर आप जाकर के इसको मॉर्निंग टाइम से ही क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस चीज को थोड़ा भी ध्यान दीजिए आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले जो लेक्चर्स हमने दिए हैं उसमें हमने धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और अधातु का भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण पढ़ लिया है। और कल हमने आपको बताया था कि आप लोग अगर धातु और अधातु में अंतर लिख सकें तो आप लोग लिखिएगा, नहीं तो आज हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो है आपका धातु एवं अधातु में अंतर। यही हमारा टॉपिक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। धातु एवं अधातु में आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, अंतर बताने जा रहे हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो अंतर तभी अच्छा समझ में आता है जब आप दो कॉलम बना लीजिए। एक तरफ धातु आप लिख लेंगे, इसको आप लोग कहा करते हो मेटल्स, और दूसरी तरफ आप लोग क्या लिख लेंगे, नॉन मेटल्स, या इसी को हम लोग कहा करते हैं अधातु, या ये आपका क्या हो गया, नॉन मेटल। तो इस तरीके से ये दो आपके हो गए, एक आपका धातु हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, अधातु। तो अब चलिए हमारी बात को समझिए सब लोग। पहले हम धातु पढ़ेंगे, धातु के बारे में बताएंगे अंतर, और फिर से अधातु के बारे में। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, धातुओं और अधातुओं में मैंने बेसिक पहला डिफरेंस ये बताया था कि वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और वे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। और पहला अंतर हो गया, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। पहला डिफरेंस एकदम बेसिक है। दूसरा का डिफरेंस की बात करें तो इनमें क्या अंतर हुआ करता है कि ये ऐसे तत्व होते हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, त्यागते हैं, तो इनको हम लोग धन विद्युती कहते हैं। क्या कहते हैं, धन विद्युती, मतलब ये धनायन बनाते हैं ना, तो इनमें क्या हुआ करता है, धन विद्युती क्या हुआ करता है, पॉजिटिव नेचर का क्या हुआ करता है, गुण पाया जाता है। तो ये कैसे हुआ करते हैं, धन विद्युती होते हैं। और ये कैसे हुआ करते हैं, ऋण विद्युती होते हैं। अधातुएं आपकी कैसी होती हैं, ऋण विद्युती होती हैं। अगली चीज जो आपको बता रहे हैं, आपको मैंने जैसे बताया था कि धातुओं में क्या हुआ करती है, कठोरता का गुण पाया जाता है, हार्डनेस, वो कठोर होती हैं। कुछ धातुएं हैं जबकि मुलायम होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो मुलायम होती हैं बहुत। अगली बात मैंने बताया था कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है कि अगर हम धातुओं को चाहें तो बलपूर्वक तार के रूप में, ये जो बच्चे इसके पहले वाले लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको मैं एकदम सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ सजेशन कि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो शुरू से पढ़ के आए हुए हैं तब। और मैं इसीलिए आपको बार बार इस चीज़ के लिए सभी बच्चों से जानने, जितने भी चैनल पर हैं सबको मैं कहता हूं कि आप लोग लेक्चर्स को ज़्यादा बड़े इसलिए लेक्चर बनाते नहीं हैं, आप बड़े आराम से 2 बार पूरी लेक्चर्स को देखिए, एक एक बातों को सुनिए
और सुनने के बाद फिर जान लीजिए आप क्या किया करिए, बढ़िया सा नोट उतार ली और सीरियल वाइज अगर देखेंगे तो पूरी बातें एकदम कन्फर्म में आएंगी। क्योंकि जैसे आपको सीढ़ी पे चढ़ना है तो एक सीढ़ी पहली पे रखोगे तभी दूसरी पे पैर रखिए, ठीक है, और नहीं तो आप कूद के तीसरी पे रखोगे ना तो गिर जाओगे, आप खुद जानिए क्या अंजाम होगा। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं जो अंतर, ध्यान दीजिए, ये तत्व या इनमें धातुओं में सबसे पहली चीज, इनमें इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इनमें सबसे पहला अंतर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और यहां पे पहला अंतर, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। These have nature remove of a loss of electron. These has tendency of receive or gain to the electron. दूसरा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं तो इसमें कौन सा गुण होता है, धन विद्युतीय गुण पाया जाता है, क्योंकि धनायन बनाते हैं ना। तो इनमें या ऐसे भी लिख सकते हो, ये धन विद्युतीय होते हैं। और दूसरा ये जो होता है, इसकी बात अगर ध्यान दीजिए तो ये क्या हुआ करते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं। तीसरा, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा अंतर, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये हो गया। तीसरे के बाद चौथा, एकदम सरल सरल ऐसा पूरा पढ़े हो आप लोग। इनमें आघात वर्धनीयता, मतलब अगर इनको बलपूर्वक किसी भारी हथौड़े की सहायता से पीटा जाता है तो ये चादर के रूप में फैल जाते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर इनमें इसको आप देख लीजिएगा, इसमें लिख रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है, नहीं पाया जाता है। अगला, ये विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक या चालकता का गुण कह सकते थे। या विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और फिर इसमें ग्रेफाइट को छोड़कर, अब यही देखो अपवाद आ गया, ग्रेफाइट को छोड़कर
ये विद्युत धारा की कुचालक होती है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये धन विद्युतीय होती है और ये ऋण विद्युतीय होते हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ये विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, और ये विद्युत एवं ऊष्मा की क्या हुआ करती हैं, कुचालक होती है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो धातु और अधातु में डिफरेंस था। अब अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हैं तो इसमें जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, चांदी, सोना, Mg, Al, Fe, Ag, दो बार Mg है और Au, और इसमें कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपकी N2O2 ये सब जो हुआ करती हैं आपकी क्या हुआ करती हैं, अधातुएं होती हैं। तो यहां से हमने क्या किया, आपको जो एक बेसिक डिफरेंस था राजू, वो क्या था आपका, धातु और अधातु में अंतर, उसको हमने यहां से क्या किया, आपको कंफर्म कर दिया कि इसे हम लोग धातु कहते हैं और इसे हम लोग क्या कहा करते हैं, अधातु कहते हैं। तो अब धातु और अधातु के बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो अगला एक टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे उस चीज को। ये तो आपको मैंने कहा भी था होमवर्क के तौर पे कि आप इसको कर लीजिएगा, आप लोग किए होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, और आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हल करते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु। क्या पढ़ेंगे, मिश्र धातु, ये चीज ध्यान दीजिए। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपका क्या है, मिश्र धातु। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। मिश्र धातु हमने पढ़ा, धातु हमने पढ़ा, अधातु और हमने पढ़ा उपधातु, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्र धातु। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज, आप जैसे अगर आपसे कोई पूछे मिश्र धातु है क्या, तो मैंने याद दिलाया था आपको, जब मैंने संक्षारण आपको बताया था, जंग लगना, तो उसमें मैंने बताया था कि मिश्र धातु अगर बना दिया जाता है तो संक्षारण की क्रिया रुक जाती है, जैसे पीतल होता है आपका। पीतल एक क्या हुआ करता है, मिश्र धातु होता है। और जैसे अगर हम आपसे भी कहें मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण पानी है, उसमें चीनी मिला दीजिए, समांगी मिश्रण है। ऐसा मिश्रण जिसके हम अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अगर हम मिश्रण के अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं तो वो समांगी मिश्रण होता है। लेकिन जैसे वायु है, अब वायु में तुम कहीं देख सकते हो कि वो ऑक्सीजन में जा रही है, वो नाइट्रोजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा तो कर नहीं सकते आप। तो आपको बता रहे हैं कि वायु एक कई गैसों का समांगी मिश्रण है। एयर्स आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ गैसेस। तो एज लाइक हम क्या करते हैं, कई धातुओं को आपस में मिला देते हैं, और जब आपस में मिलाते हैं तो जो मिश्रण प्राप्त होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस समांगी मिश्रण होता है। और एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें अवयवी पदार्थ को हम अलग अलग देख सकते हैं। वो आपका ऐसा मिश्रण होता है जैसे आपको भी कह दें पानी है, उसमें मिट्टी का तेल मिलाइए, ले लियो और मिलाइयो, आप मिलाते मिलाते हार जाओगे,
लेकिन कभी वो आपस में मिलेंगे नहीं। तो ये एकदम सीधा सीधा सा एकदम फंडा है समझने का। जान लीजिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को जान लीजिए, एकदम कंटास समझ में आएगा। बस केवल लगे अकेले रहो, बस ये जान लीजिए। और तुम्हारी केमिस्ट्री ना तो ऐसे घूमती हुई चलती है, जान लीजिएगा आपको। बस केवल एक समझने वाला हो और समझाने के लिए तो हम तो तैयार ही हैं, तेरे दर पर चले आए हम। तो अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा माय डियर। मैं एकदम सीधा सीधा आपको इतना उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डिफिनेशन पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने क्या बताया कि कई धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है, और जब मिला दिया गया तो उसमें किसी एक धातु का नेचर रह ही नहीं गया, तो उसी को ही हम लोग एक नया नाम दिए, मिश्र धातु। क्या नाम दिए उसको? मिश्र धातु। तो एकदम सीधा सीधा का डिफिनेशन कह दें तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, वन आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल होता है, पीतल आप लोग देखे होंगे, बर्तन उसके बनाए जाते हैं, कभी भी खराब नहीं होते हैं। गन मेटल होता है जिससे बंदूकें बनाई जाती हैं, बंदूक की नलियां बनाई जाती हैं, देखिए नहीं फायर करिए तो बाहर हो जाए, जान लीजिए। बेल मेटल होता है जिससे घंटियां बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी मंदिरों की। कांसा होता है, जान लीजिएगा। लुमिनल हुआ आपका ये होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिससे हवाई जहाज आपके सब बनाए जाते हैं, जान लीजिए। तो ये सब क्या हुआ करते हैं, ऐसे हैं कि जिनमें क्या होता है, कई धातुओं को, लेकिन हाँ एक निश्चित अनुपात में सभी धातुओं को मिलाया जाता है। तो हम आपको एक आध दो रेशियो भी बता देंगे, लेकिन आपको डिफिनेशन जानना बहुत अति आवश्यक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। परिभाषा, दो या दो से अधिक, मैंने जो डिफिनेशन बताया वही लिखवा रहा हूं। दो या दो से अधिक, कहाँ गया मिठाने वाला, तो थोड़ा साफ हो जाया करो। दो या दो से अधिक धातुओं एवं अधातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए एकदम सीधी सी डिफिनेशन है। दो या दो से अधिक धातुओं एवं अधातु भी मिला लेते हैं, कहने का मतलब फिर ना तो उसमें धातु का गुण रह जाता है, ना है तो अधातु का गुण रह जाता है। धातुओं एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, क्या होता है आपका? पीतल। पीतल जो हुआ करता है यह भी आपका क्या हुआ करता है? एक मिश्र धातु का क्या होता है? उदाहरण होता है। इसमें 80% क्या होता है? जिंक। पीतल का जो संगठन है, अब जैसे कॉलम बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मिट्टन कहाँ हो, कॉलम बना लीजिए। राजू दो तो बहुत है, आप जितने छोटे हो आपकी किताबों में उतना दिया भी नहीं गया है। यहाँ दो कॉलम, एक मिश्र धातु, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, मतलब किससे मिलकर के बना है, और तीसरी चीज क्या हुआ करती है? उपयोग। बस दो बहुत है, एक तो चलिए कहीं से और मिल जाए ढूंढ के लिख लीजिएगा। पीतल, पीतल में जो होता है 80% क्या होता है? कॉपर, और 20% आपकी क्या होती है? जिंक। बस पीतल जो हुआ करता है इसमें 80%, कहा ना डिफिनेशन, दो या दो से अधिक धातुओं को, तो इसमें दो मिला दी गई है।
तो कॉपर जो होता है वो 80% होता है और 20% क्या होता है, जिंक। और जब इसको मिला दिया जाता है तो आपको जो प्राप्त होता है उस मिश्र धातु का क्या नाम होता है, पीतल। और पीतल जो हुआ करता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन। सबसे पहला घर में देखते होंगे पुराने जो बर्तन होते थे पहले पीतल के ही रहा करते थे, बर्तन हो गया पीतल का। और जो बंदूक की गोली होती है उसके ऊपर देखिए जो आगे एलॉयस कलर का लगा होता है कैप के रूप में, तो वो भी जान लीजिए आपका पीतल का ही बना होता है। तो यहाँ पे बंदूक की गोली बनाने में, बर्तन हो बंदूक की गोली बनाने में। दूसरा और सब उपयोग भी हैं, ऐसा नहीं है, बंदूक की गोली बनाने में। नहीं तो बच्चे सोचते पूरा सेंटेंस पूरा ही पूरा कर देगा। अगला होता है कांसा। क्या होता है, कांसा आपका होता है। कांसा में जो हुआ करता है आपको बता रहे हैं कि 88% आपका कॉपर होता है। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बचा रिमाइंडर 12% उसमें ESN बोलो तो टिन, क्या होता है, ESN या ऐसा ESN या टिन। अब इस जो कांसा होता है इस कांसे का उपयोग भी कहाँ किया जाता है, बर्तन बनाने में। कांसे का उपयोग भी किसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में। इसके अलावा इसका सबसे उपयोग जो आज आप कल कॉइन्स देखते हो, आप लोग सिक्के देखते हो, सिक्के जो हुआ करते हैं इनका भी उपयोग इसी में किया जाता है। सिक्के कॉइन्स, चाहे 2 रुपया का हो और चाहे इसका, तो सिक्के बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो मेरी इच्छा के अनुसार आपको मैंने बता दिया, एकदम कंफर्म हो गया होगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं एवं अधातुओं के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा किया करते हैं, हम मिश्र धातु कहा किया करते हैं। एकदम क्लियर, कंटास। चलिए अगला टॉपिक हमारा है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बताने जा रहे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसको तो जान लीजिए, जैसे मैंने आपको 2 ऑक्साइड पहले ही बताए हैं, एक अम्लीय ऑक्साइड और एक आपको हमने क्या बताया था, क्षारीय ऑक्साइड। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्षार पदार्थ का, क्षारीय पदार्थ का, इसीलिए उनको क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं जिसकी चर्चा हमने कल किया था, उनकी अगर अभिक्रिया जल से की जाती है तो वो अम्ल बनाते हैं, तो इसीलिए उनको हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। और ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करके और किससे, क्षार से भी क्रिया करके, अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करके साल्ट और जल का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटरिक एसिड या एम्फोटरिक ऑक्साइड जान लीजिएगा। तो हम यहां पे आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखने जा रहा हूं उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटरिक ऑक्साइड। देखिए जो ये एम्फोटरिक एसिड होता है या उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, मैंने आपको बताया कि दीज आर कंपाउंड विच आर रिएक्ट विल बी एसिड एंड बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटरिक एसिड। दीज आर कंपाउंड विच आर रिएक्ट विल बी एसिड एंड बेसिस टू गिव salt and water is called amphoteric acid. The oxides of metal is react will be water to give basic या bases. On other hands, the oxides of non-metal to react will be water to give acid. These are called acidic oxide, and metal oxide is also called as a basic oxide. But these are compounds which are react between acid and bases to give salt and water is called amphoteric acid.
तो आपको अगर एकदम सीधा सीधा बता दें राजू, तो ऐसे यौगिक जो अम्ल एवं क्षारक, समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको हमारा आगे ले जाने का हमेशा प्रयास होता है। तो कुछ तो आप सुनते रहेंगे तो जानते रहेंगे, जब सुनेंगे नहीं तो क्या जानेंगे। ऐसे यौगिक, वही मैंने कहा था, दीज आर कंपाउंड, जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया करेंगे, जान लीजिएगा। अम्ल एवं क्षारक से क्रिया करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। पढ़े हो आप लोग कितने प्रकार के होते हैं? साल्ट एवं जल का निर्माण करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यही मैंने कहा था, दीज आर कंपाउंड विच आर रिएक्ट विल बी एसिड एंड बेसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल्स, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या एल्यूमिना भी उसको कुछ लोग कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोले तो एल्यूमिना, फार्मूला होता है Al2O3। अब देखिए, ये आपको मैंने जो शर्त बताया उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसकी तुम अम्ल से क्रिया कराओगे और क्षार से, दोनों से भी, तब आपको बनेगा क्या? सॉल्ट और जल। तभी तो डिफिनेशन कंप्लीट होगी आपकी, नहीं तो ऐसे ही बस केवल डिफिनेशन पढ़ लीजिए, हो गया। तो अब यहां पे देखिए, अम्ल से क्रिया, पहला रिएक्शन। शर्त को एकदम पूरा करते हुए चलते हैं। तो पहली कंडीशन में Al2O3 प्लस अम्ल में सबसे बढ़िया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम कोई भी एसिड ले सकते हो, लेकिन हमारी जो अच्छी एकदम सरल डिफिनेशन, जो आपको एकदम अच्छा लगे, समझ में आए, वही बताने का फर्ज भी होता है। तो Al2O3 प्लस ये Cl। अब देखिए, यहां से Al, यहां से Cl, ये एल्युमिनियम और क्लोरीन की वैलेंसी 3, AlCl3, और प्लस यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, प्लस आपका H2O। अब आप खुद दौड़ाओ दिमाग, यहां 2 एल्युमिनियम है तो यहां आप 2 करो, अब 2 तिहाई 6, अब यहां कितना हो गया? 6। अब ऑक्सीजन यहां कितना है? 3, यहां कितना है? 1, यहां 3 हो गया। अब जो ये है, ये जो प्राप्त हुआ आपका, ये क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है ये आपका? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये आपका क्या है? जल। अब देखिए, अब अगर आपसे हम पूछे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है, उधर से नहीं नहीं है आपकी वाली, मान लीजिए यहाँ पे ये कैसा है सॉल्ट। मैंने बताया था कि जिसमें एक भी हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, वो आपका अम्लीय, सामान्य सॉल्ट होगा। तो कैसा सॉल्ट है? सामान्य सॉल्ट। अगर यहीं एक H होता तो वो अम्लीय होता, OH होता तो क्षारीय होता। अब ये तो अम्ल से क्रिया हो गई। ऐसे ही आप किससे बता सकते हो इसकी? क्षारक के साथ क्रिया। किसके साथ आप बता सकते हो इसकी? क्षारक के साथ क्रिया। अगर ये क्षारक के रूप में, जैसे NaOH ले लीजिए, Al2O3 प्लस NaOH, ये आपका वही है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक बार नाम लिख देते हैं तो आप समझ जाया करो, और नहीं तो लिखते रहा किया करो आप खुद। जितनी बार जो लिखेगा उतनी बार वो आगे जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहां जो थोड़ा कंपाउंड बनता है उसका नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, NaLO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम होता है, और प्लस क्या बनता है? H2O। बैलेंस कीजिएगा, यहां 2 एल्युमिनियम है, यहां 2 कर दीजिए राजू। अब एल्युमिनियम बराबर, यहां सोडियम भी 2 हो गया, 2 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन पहले देख लीजिए, उसके बाद काम हो जाएगा। 2 है,
ऑक्सीजन कितना है देखिए, एल्युमिनियम 2 बराबर है, सोडियम 2 बराबर है, ऑक्सीजन देखो 3 और 2 5, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 1 5 बराबर तो है यार, सब पूरा बराबर हो गया। तो ये जो होता है ये क्या है आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये कर लीजिए। तो एकदम पूरा ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड्स ऐसे यौगिक जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से क्रिया करके क्या करते हैं, साल्ट एवं जल का निर्माण करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमने अम्ल से अपक्रिया कराया, अब जब अम्ल से अपक्रिया कराया तो एल्युमिनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है और जल प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे इसकी अपक्रिया किसके साथ करा दिया, क्षारक के साथ, तब भी यहाँ पे क्या हुआ करता है, सॉल्ट एवं जल प्राप्त होता है। तो आई होप पूरा ये कॉन्सेप्ट एकदम विधिवत क्लियर हुआ होगा। एक चीज हमारा यहाँ पे और बताने का मन कर रहा है, उस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, तो आपके लिए ये टॉपिक एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा, जान लीजिएगा। तो वो टॉपिक क्या है, अय मालिक तेरे बंदे हम, वो टॉपिक यही है, स्टार बना के चाहे आप लिख दीजिएगा। मैंने बताया था आपको कि जो धातुओं की ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। तो ये जैसे अभी पूछा जाए कि अम्लीय ऑक्साइड कौन कौन से उदाहरण बताइए, क्षारीय ऑक्साइड कौन कौन से है, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए तो मुंह बा दीजिए ऐसे। तो आपको मैंने बताया क्या था, धातुओं के ऑक्साइड या ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और जब क्षारीय इसलिए इनको क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्षारीय होती है इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। जैसे अब धातु की ऑक्साइड में Na2O, Na2O थोड़ा आपको नाम भी बताते जाएं तो आप लोग थोड़ा और अच्छे रहेंगे। इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Na2O। ऐसे होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मैं स्टार में ही लिखाना अच्छा समझा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला MgO। अब ऐसे लिख दे रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये एकदम कंट्रास्ट लाइन है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों होती है अगर आप दिखाना चाहें तो जैसे देखिए कि MgO है ना, ये इसकी अपक्रिया जल से करा दीजिए। अब जब जल से कराओगे तो ये बना लेगा MgOH का होल ट्वाइस, ये देख लीजिए। अब जो ये MgOH का होल ट्वाइस बना है, ये आपका क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का, आपने अम्ल और क्षार में पढ़ा हुआ है, ये एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। तो आई होप एकदम कंफर्म हो गया होगा। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्यों होती है, इन्हें क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल से अपक्रिया करके क्षारक का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। अगला इसको मिटा दें, आप लोग लिख लिए होंगे, बहुत खूबसूरत, तेरी पनाह में हमें रखना। अब इसके बाद दूसरा सीखे हम। अब मैंने बताया था, इसको तो मैंने लिखवाया भी है, धातुओं के ऑक्साइडों, ऑक्साइडों सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति, नेचर, स्वभाव, आदत, गुण कैसी होती है, इनकी वजह में नेचर होता है, कैसा होता है,
अम्लीय होता है, बिकॉज दे आर रिएक्ट विल बी वाटर टू गिव एसिड। ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यह, लिख दे रहा हूं, क्योंकि यह वैसे जिसे उसमें नहीं लिखे थे, जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप एक आग रिएक्शन दिखाना चाहो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए प्लस H2O, पूरा एकदम उदाहरण सहित आइए, H2ESO3। अब ये सल्फर का कैसा ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है, ये जल है, और ये क्या बना रहा है, सल्फ्यूरस अम्ल। तो एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अधातुओं के ऑक्साइड, मैंने आज के लेक्चर में धातु और अधातु में अंतर बताया, फिर मिश्र धातु बताया, फिर उभयधर्मी ऑक्साइड बताया, फिर अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, और फिर अम्लीय ऑक्साइड। तो बढ़िया सा एक टॉपिक आपको क्लोज किया, यहाँ पे खत्म किया इसको। और अब आप लोगों को मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि हम हाई स्कूल के लेक्चर्स को ढूंढने में उनको, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर लिखें रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसी जैसे आपको मेन पेज मिलेगा जहाँ पे हमारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर लिखा रहता है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी करके एक प्लेलिस्ट बनी रहती है, उसको ओपन करेंगे और आप नीचे आकर के देखेंगे तो लेटेस्ट वीडियो आपको ये मिलता है। तो आपको जो वीडियो ढूंढने में या लेक्चर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप सब लोग बढ़िया हैं, खुश हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप लोग इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें और अपनी इस क्लास का आनंद लें। थैंक यू, धन्यवाद।